नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी जंक्शन चैनल पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन और उत्साह मिल सके। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हो, पीजीटी का कर रहे हो, यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बीपीएससी 2.0 है, टीजीटी यानी हाई स्कूल में जो पूछा गया था 9 to 10 में, बीपीएससी 2.0 में उसी जो प्रश्न है 80 उसी को लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रीवियस सॉल्व पेपर है। इस वीडियो में बीपीएससी 2.0 में पूछे गए हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यानी इसमें जो भी प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था 9 to 10 में यानी टीजीटी में, तो वही प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस प्रश्न देखने से आपको ये समझ में आता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, किस किस सेक्शन को हमें पढ़ना है, कैसे करना है। इन सारी चीज़ों को आप जब देखते हैं और अंत में आपका 80 नंबर में कितना स्कोरिंग कर पाते हैं वे भी पता चलता है। तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी 2.0 टीजीटी प्रीवियस पेपर, ये जो बीपीएससी 2.0 में हाई स्कूल यानी 9 to 10 में जो पूछा गया था वही प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और 80 में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बीपीएससी 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर सिर्फ प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 99 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो इधर से हम 25 प्रैक्टिस सेट और 5 जो है प्रीवियस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे सारा पीडीएफ भेजा जा चुका है और जो पीडीएफ बाकी है प्रैक्टिस सेट 2 का और कुछ पार्ट जो टॉपिक है तो उसका आज रात को 10 बजे भेज दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं ने जो इतिहास लिखा था 4 खंडों में जो विभक्त था उसका क्या नाम है। तो देखिए 5 विकल्प पूछा जाता है जो कि आपको विकल्प में उलझाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद हो जाएगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। यही वो रचना है जो 4 भागों में विभक्त है और मिश्र बंधुओं द्वारा रचा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आधिकालीन पृथ्वीराज जो रासो है किसकी रचना है। आधिकालीन जो पृथ्वीराज रासो है वो किसकी रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई राय का ये रचना है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जो है आधिकालीन ग्रंथ है। रासो काव्य में जो है इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, जिसमें 69 जो है समय है जिसे सर्ग कहा जाता है, यानी सर्ग को इसमें समय कहा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कार्य का जो आदिकाल नामकरण है किसने किया है। यानी प्रारंभिक कार्य को जो आदिकाल नाम दिया हुआ है
वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है घुमाकर, तो आप इसमें फंसिएगा नहीं, अच्छे से प्रश्न को पढ़ करके जवाब उसका देना है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक नंबर से मेरिट में आप लोग जो है नहीं हो पाता है तो अफसोस होता है। तो आप एक एक नंबर को भी बचाइएगा ताकि आपका मेरिट बन सके और बीपीएससी के द्वारा आप लोग बिहार में एक टीचर के पद पे कार्यरत हो सकें। चौथा प्रश्न है, भक्ति कार्य की समय सीमा क्या मानी गई है? भक्ति कार्य की जो समय सीमा है वो क्या मानी गई है, आपको बतानी है कि भक्ति कार्य का जो समय है वो कब से कब तक मानी गई है। तो भक्ति कार्य का जो समय है रामचंद्र शुक्ल 1375 से 1700 संवत तक मानते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए यहाँ संवत में दिया हुआ, ये आप ध्यान में रखिएगा, संवत में है 1375 से 1750 तक, यानी संवत में अगर 57 घटा दीजिएगा तो ईस्वी में हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जो पंक्ति है वो किस कवि की रचना है? तो ये जो पंक्ति है ये कबीर दास की रचना है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। कबीर भक्ति कार्य के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्ग के कवि थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें जो है एक उत्साह मिल सके। जब आप हमें सहयोग करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है और हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं, कौन हैं आपको बताना है। सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले, तो ये जो कवि है मलिक मोहम्मद जैसी हैं, जो सूफी प्रेमाख्यान लिखे हैं। पद्मावत इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें रत्न सेन और पद्मावती का जो है नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत हुआ है, चित्रण किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भक्तिकार के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? देखिए कुछ कुछ प्रश्न बहुत जो है सरल होते हैं, जो आप देखते हैं तो लगता है कि ये बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ कुछ प्रश्न वैसा रहेंगे और कुछ कुछ बहुत कठिन प्रश्न होते हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो गोस्वामी जो है तुलसीदास के आगे लगाया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प ख सही हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जो 7 खंडों में विभक्त है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकार की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? उत्तर मध्यकाल को रीतिकार की संज्ञा किस विद्वान ने दी है, आपको बताने हैं। तो रीतिकार की संज्ञा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं के सूर। तो यह किसका कथन है? ये जो उपयुक्त पंक्ति है किसका कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कही गई है, लिखी गई है। विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत जो है प्रश्न 80 है, समय लगेगा तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गोदान। तो ये किस विधा की रचना है? तो गोदान जो रचना है वो उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कृषि जीवन का जो है महाकाव्य माना जाता है, यानी ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हरदी घाटी के रचनाकार कौन हैं? हरदी घाटी जो काव्य रचना है उसके रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार है श्याम नारायण पांडे जी हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी टीडी 2.0 के हाई स्कूल के जो
परीक्षा था उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, कौन से नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो देखिए आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश का है, और इनके द्वारा जो रचा हुआ नाटक है ध्रुव स्वामिनी है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इनकी और कुछ रचना है जिसमें चंद्रगुप्त, उसके बाद आता है राजश्री, सज्जन, जंजे का नागयज्ञ, उसके बाद जो आता है स्कंदगुप्त आता है। तो ये इनकी जो है बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं नाटक में, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और देखिए एक चीज़ है, ध्रुव स्वामिनी जो है विधवा जो पुनर्विवाह है उसी पे जो है आधारित है। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल को कहा गया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? देखिए इसका चर्चा ऊपर किए थे, तो 7 कांड है। तुलसीदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसमें 7 कांड है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं, आपको बताना है। तो ये जो कवि हैं वो छायावाद के 4 स्तंभों में एक हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, छायावाद के कवि हैं। तो ये जो है साहित्य के क्वेश्चन था। अब जो है आगे देखते हैं, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 16 से 18 इस ग्रंथ में दिए नीचे गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, सही विकल्प सुनकर जो है उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुंचाए तो वह किसी को हानि ना पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है, केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। अब देखिए ये गद्यांश है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, इसका जो है उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है नैतिक और धर्म है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। हम जो आंसर बता रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो माना गया आंसर है उसी को हम बताएंगे, तो आपको उसी के अनुसार चलना है, क्योंकि आंसर बीपीएससी जो माना है वही रहेगा। उसी के अनुसार जो है ज्वाइनिंग हुआ है, उसी के अनुसार मेरिट बना है, तो इसमें बदलाव नहीं होगा। मानव का अस्तित्व कैसा है? मानव का अस्तित्व कैसा है आपको बताना है। तो मानव का जो अस्तित्व है वो क्षणिक है। विकल्प ग हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? तो ऐश्वर्य का अर्थ है वैभव। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न थे। आगे जब बढ़ते हैं तो फिर जो है गद्यांश आता है, तो इस गद्यांश को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। पीजीटी में जो है 4-5 गद्यांश पूछा गया था, तो आप लोग गद्यांश भी प्रैक्टिस में रखिएगा, क्योंकि गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प और सौर ऊर्जा तथा गैस का खोज कर दिगंतरों में अपनी दिग्विजय दुदुम्बी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो ये जो है गद्यांश है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, ये जो गद्यांश है इसका जो है उपयुक्त शीर्षक क्या होगा आपको बतानी है। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है विज्ञान एक वरदान है, पॉजिटिव रूप में दिया गया है, सकारात्मक रूप में दिया गया है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है? तो इसका तथ्यात्मक परिभाषा है कर्मबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये जो है एकदम सटीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दिगंतर का अर्थ है
दिग्दिगंतर का अर्थ क्या है आपको बताने हैं। तो इसका अर्थ है कि सभी दिशाओं में, दिग्दिगंतर मतलब सभी दिशाओं में, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है? धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या होगा? तो बहुत बड़ी सफलता मिलना, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी गद्यांश पे आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। दिया बाती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई, पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था, कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ रजो चप्पू करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। ये जो है गोदान से जो है दिया गया है गद्यांश। अब सबसे पहले इसको आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं विकल्प के अनुसार। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है गरीबी हो जाएगा, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया बाती का समय होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दिया बाती का समय होना मतलब संध्या होना, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। संध्या के समय ही दिया बाती का जो है बेरा होता है, दिया बाती संझौत का बेरा होता है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुँह देखी करना का अर्थ क्या है? मुँह देखी करना का अर्थ क्या है? तो मुँह देखी करना का अर्थ है परिचय का लाभ देना, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। रजो चप्पो करना का अर्थ क्या है? रजो चप्पो करना का अर्थ क्या है? विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है। तो मनचाही मधुर बात, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो है गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद तथा प्रेरणादायक रहा। मैं वर्षों से उनके मधुर सानिध्य में लगातार सीखता रहा हूँ। उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा, उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता को गांठ बांध लिया। उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन सन्मार्ग हो गया, मैं धन्य हो गया हूँ। तो ये जो है गद्यांश हम लोग पढ़े हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका जो सही शीर्षक हो जाएगा सीख हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। यहाँ जो भी आंसर बताया जा रहा है वो बीपीएससी द्वारा जो माना गया है फाइनल आंसर की में उसी के अनुसार बताया जा रहा है। तो ये जो आंसर है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सानिध्य का अर्थ क्या है? सानिध्य का अर्थ क्या है आपको बताने हैं। तो सानिध्य का अर्थ है निकटता का प्रेरक भाव, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांध लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा वो है दृढ़ निश्चय करना, विकल्प का जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धन्य होने का अर्थ क्या है? धन्य होना का अर्थ क्या है? तो धन्य होना मतलब सौभाग्यशाली होना, विकल्प का जो है सही हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब आप फ्रेज बनाइएगा यानी जब गद्यांश बनाइएगा तो एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको अपने मन से आंसर नहीं देना है, गद्यांश के अनुसार ही आपको सोचना है, उसी के अनुसार जो है आपको जवाब देनी है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो गद्यांश है उसको देखते हैं। सांध्यकाल था, अभी धुंधलका था, सहज रोशनी से जगमगा उठा, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी, बच्चों के मन में फुलझड़ियाँ चल रही थी, कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक दमक से वातावरण को आह्लादित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्न से आसमान छू रहा था। तो ये जो है गद्यांश है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक है दीपावली,
विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। पटाखे रॉकेट फोड़ना दीपावली में फोड़ा जाता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मन में फुलझड़ी चढ़ना का अर्थ है, मन में फुलझड़ी चढ़ना का अर्थ है बहुत खुश होना, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसमान छूना का अर्थ है, आसमान छूना का अर्थ क्या है? तो सराहनीय सफलता, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्री राम को क्यों याद किया गया है? श्री राम को क्यों याद किया गया है? तो इन्हें याद करने का जो है कारण इसमें है उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। तो ये जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला गद्यांश आता है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। एक बार मैंने रधिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मेरे फटे आंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारगर्भित ना थी। उसका आदमी बहुत भोला है, उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही भी धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं कि उतने जीवों को दोनों समय भोजन मिल सके, इसी से वह अपने और बच्चों के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। अब भगवान उसे परलोक में जा रहे जो चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। ये गद्यांश है। अब इससे जो संबंधित है उसको प्रश्न के रूप में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, इसका जो है उपयुक्त शीर्षक क्या है आपको बतानी है। तो सहनशील राधिया इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। गद्यांश का जवाब आपको गद्यांश के अनुसार ही देना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। भोला होना का अर्थ क्या है? भोला होना का अर्थ क्या है? तो सीधा होना, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, धीरज खो बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? धीरज खो बैठना का अर्थ क्या है? परेशान हो जाना, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू पोंछना का अर्थ है, आंसू पोंछना का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो आंसू पोंछना का अर्थ है दर्द सहने का प्रयास करना, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार गद्यांश से संबंधित प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए, यानी मिलान करते हुए जो सही कुट है उसका चयन कीजिए। तो देखिए चीफ की दावत है, भीष्म साहनी की रचना है। राजपान की बेगम जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। ईदगाह प्रेमचंद का है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी का है। तो इसका मिलान कीजिएगा तो आपको पता चलेगा विकल्प ख सही है, तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो है उपन्यास के उनके लेखकों के द्वारा जो है मिलाया गया है, कौन सा सही है उसके अनुसार आपको जवाब देनी है। तो देखिए राग दरबारी जो है सिद्धदार्थ शुक्ल का है, आपका बंटी मनु भंडारी का है, झूठा सच यशपाल का है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। तो मिलान कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क 3 है, ख 1 है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मिलान करने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याकरण से बहुत प्रश्न पूछा गया था, 40 प्रश्न व्याकरण से हैं, तो अब व्याकरण को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है गणेश में कौन सी संधि है, गणेश में कौन सी संधि है। तो गणेश में जो संधि हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो संधि वाले टॉपिक जो बना हुआ है वहाँ जाकर देख लीजिए, एक एक चीज को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पराधीन का संधि विच्छेद है। पराधीन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर जोड़ अधीन, पराधीन हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल जो दिया हुआ है शब्द उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो नीलकमल में जो समास हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है आपको बताना है। तो सिटीजन मतलब होता है नागरिक, विकल्प ग सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? सिलेबल का व्याकरणिक जो है हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है आपको बताना है। इसका जो अर्थ होता है अक्षर हो जाता है विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पारिभाषिक शब्द से प्रश्न पूछा जाता है और स्टेट पेपर 1 में भी पारिभाषिक शब्द रखा गया है, तो वहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन को भी उठाकर डाल सकता है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो आपका सही होगा अगर पूछेगा इस प्रकार से, तो इसको देखिएगा। समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं आपको बताना है। तो समास के जो है 6 भेद माने जाते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है आपको बताना है। स्वादिष्ट जो है किस वर्ग का शब्द है? तो स्वादिष्ट जैसा ही आपको देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये विशेषता बतला रहा है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, विशेषण शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? खाक छानना का अर्थ क्या है? तो खाक छानना मतलब दर दर भटकना, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है आपको बताने हैं। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलना है, वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। आपको यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो वह प्रतिदिन संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकलता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, और जो है एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो अच्छे से पढ़ करके जो है जवाब देना है। जल्दी जल्दी में आप लोग गलती करके नहीं आइएगा, क्योंकि जानते हुए कुछ प्रश्नों को गलती कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? आपको बताना है कि मध्य में जो है जैसे और वैसे जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा जो है वाक्य होगा आपको बताने हैं। तो इसमें जो है मिश्र वाक्य आ जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। अगर आप वाक्य नहीं पढ़े हैं तो जाकर वहाँ देख लीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा, वहाँ बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारा गया है वह, अब इसे जो है शुद्ध करना है। शुद्ध रूप इसका क्या है? इसका शुद्ध रूप है हाय वह मारा गया, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो ये प्रीवियस जो है क्वेश्चन को करवा रहे हैं, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं तो समझ में आया होगा कि आपने कितना सही किया है और कैसे जो है आंसर गलत किया था। आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए इसे। आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए इसे। है प्रयोग आप देखिएगा, इसका सही हो जाएगा आज रविवार है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है आपको बताने हैं। तो इसमें जो पदबंध हो जाएगा वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। पदबंध वाले पदबंध जो पढ़ाया गया है वो टॉपिक को आप देखिएगा तो समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है आपको बताने हैं। इसमें जो है शेर की तरह दहाड़ता गया, तो क्रिया विशेषण जो है पदबंध हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं आपको बताने हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के जो भेद हैं वो 3 होते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? मुझसे भागा नहीं जाता
किस वाच्य की योजना है इसमें, तो इसमें भाववाच्य आया है, विकल्प क सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज्ञार्थक वाक्य वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, क्या नाम है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है, अर्थ के आधार पर जो है ये नाम दिया गया है। आज्ञार्थक वाक्य अर्थ के आधार पर जो है ये वाक्य का भेद है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं, यानी संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। तो संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर जो है 8 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द कौन सा है उसका चयन करना है। तो शुद्ध शब्द जो है वो है कंप्यूटर, विकल्प ग सही हो जाएगा। इस तरीका से प्रश्न जो है पूछा जाता था, पूछा गया है, जो कि बहुत विकल्पों में उलझाया है सभी को। प्रश्न तो देखने में बहुत सरल थे, लेकिन विकल्प में जो है फंसा दिया गया था बोर्ड ने, बीपीएससी आयोग ने। तो आप लोग इससे बचिए और जो है गहरी अध्ययन को रखिए, डीप नॉलेज चाहिए। अगला प्रश्न है अबरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इनमें कौन सी व्यंजना है, इनमें कौन सी व्यंजना आई है आपको बताना है। तो व्यंजना का जो है 2 भेद होते हैं, अर्थी और शाब्दिक व्यंजना। तो इसमें अर्थ के आधार पर जो है परिवर्तन हो रहा है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा, अर्थी व्यंजना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है अलंकार के अरम का क्या अर्थ है। अलंकार के जो अरम है तो उसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है श्रृंगार, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोरा में उपमेय क्या है, में उपमेय क्या है आपको बताना है। तो इसमें जो उपमेय है वो मन हो जाएगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्वरु उज्वरु होय। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, उज्वरु होय। इनमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार आया है आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार आया है वो विरोधाभास अलंकार है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताने हैं। तो उत्प्रेक्षा जो है उसका शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए, संभावना है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बार पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे रोचन भृंग। इसमें किस अलंकार की योजना है, इसमें कौन सा अलंकार आया है आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्ति में रूपक अलंकार का चर्चा किया गया है, रूपक अलंकार दिखाई देता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अगर अलंकार से संबंधित चीज़ें आपको जाननी है तो उसका टॉपिक करवाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, आप वहाँ से देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अति कटु वचन कहित ककई, मनहु जोन जरे पर देई। इनमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार आया है आपको बताने हैं। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोम सा तन घर चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न कैसे पूछता है और कैसे विकल्पों में उलझाता है, फंसाता है। तो आप इससे जो है बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर भी बचता है तो मेरिट बनने में आपको जो है सहूलियत होता है, मेरिट बनने में आपका जो है सही अर्थ में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है। दोहा छंद में जो है कैसी होती है, तो 13 और 11 का जो है चलता है, विकल्प का जो है सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अस कही फिर चितई तेहियोरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? इसमें किस छंद की योजना है आपको बताने हैं। इसमें चौपाई छंद की योजना है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और 11-13 पर यति होती है? किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है? वो कौन सा छंद है? तो दोहरा छंद में ऐसा होता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं? छंद गणना में मात्रा के जो है कितने भेद होते हैं? तो इसमें जो मात्रा के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, गुरु और रघु। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। एक होता है गुरु, दूसरा है रघु, तो 2 भेद होते हैं। विकल्प क सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद होते हैं? सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद होते हैं? तो सामान्य रूप से काव्य गुण के जो भेद हैं 3 भेद हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अभिधा व्यंजना रचना जो है इसमें जो है काव्य गुण ओज गुण होता है, प्रसाद गुण होता है और माधुर्य गुण होता है। और ये जो अभिधा व्यंजना रचना है वो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ रही थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसमें कौन सा काव्य गुण है? इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ वीरता की बात किया जा रहा है, आप सभी को पता है, तो ओज गुण हो जाएगा। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतर में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? इसमें किस काव्य गुण की जो है योजना हुई है? तो इसमें प्रसाद गुण आया है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग अंत में बताइएगा कितना सही होता है। रस निष्पत्ति के जो अस्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो अस्थायी भाव के अतिरिक्त जो है कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा सही। 3 भाग माने गए हैं अस्थायी भाव के बाद, जिसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यानी ये तीनों मिलकर जो है अस्थायी भाव के अतिरिक्त हैं। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं आपको बताने हैं। तो इसमें जो है 2 और नए रस जुड़ गए हैं, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ये 11 रस हिंदी में माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव जो है निर्वेद हो जाएगा। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। बार्धी विसार विकरार ज्वारा जार मानो, रंग के रिजवे को कार रसना पसारी है। कैंधो व्योम विधि भरे हैं, भूरी धूमकेतु बीर रस बीर तरवारी से उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस की परिपाक है? इसमें किस रस की जो है योजना हुई है आपको बताना है। इसमें जो है भयानक रस आया है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार में ही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? देखिए परिपाक जो है शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें आप लोग उलझ जाइएगा, तो नए नए शब्द का प्रयोग करता है, इससे आपको बचना है। तो इसमें किस रस की योजना हुई है? तो इसमें वात्सल रस है, सूरदास की पंक्ति है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इस अभ्यास सेट के जो 80 प्रश्न हैं उसमें आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी बेहतर ढंग से चल रहा है। जून में हो सकता है 10, 11, 12 तक एग्ज़ाम हो, लेकिन 2-4 10 दिन डेट आगे हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अभी कंफर्मेशन पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोगों के पास समय अब थोड़ा सा बचा है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। प्रैक्टिस सेट 25 करवा दिया गया है और
प्रीवियस सेट भी हो गया है। बीच बीच में हम प्रैक्टिस सेट जो है करवाते रहेंगे। यूजीसी नेट का जो प्रीवियस सेट करवाएंगे उसको आप लोग देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और ए स्टेट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है 2, एक प्रैक्टिस सेट कर हो सकता है करवा देंगे। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा 24 तारीख को, तो आपको कुछ वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और जो है ए स्टेट पेपर 2 है उसका 1-2 और जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, और मैराथन क्लास भी करवाया जाएगा एक। तो वो एग्ज़ाम जब है 11 जून से स्टार्ट होने वाली है, तो जो नज़दीक आएगा तब वो करवाया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है आप लोग 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या अन्य माध्यम से, और उसका जो है स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पे भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट दे देंगे। हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट अगर आप ले लीजिएगा तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, उसी में आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पेपर 1 का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ जो है PDF भेज दिया गया है, कुछ PDF बाकी जो है आज भेज दिया जाएगा। अगर BPSC 3.0 का अगर नोट्स प्रैक्टिस चाहिए तो इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 5 जो है प्रीवियस सेट दिया जाएगा, यानी 30 दिया जाएगा। उसके लिए आपको 99 रुपया पेमेंट करना है इसी नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको भेज देंगे। तो मेरे साथ इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए मैंने चीज़ों को तैयार किया है। और मेरा चैनल के माध्यम से बहुत सारे टीचर बिहार में ज्वाइनिंग किए हुए हैं। आपको नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल में जाइएगा, हिंदी के टीचर रहेंगे, वो जानते हैं, मेरे से पढ़े होंगे लगभग 75%। तो आप देख सकते हैं कि इतना कम दिन में इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका एक मोटिवेशन और उत्साह मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।